हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग हमारा जो यूनिट कंसीडर करने जा रहे हैं वो यूनिट है यूनिट नंबर 3, दैट इज एंटरप्रेन्योरल जर्नी। यहां पे हम लोग इस यूनिट के अंदर सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि कौन से टॉपिक्स है। तो आज के लेक्चर में हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, मतलब उनकी क्वालिटीज, उनकी स्किल्स, उनके ड्रीम्स के हिसाब से अलग अलग तरह के एंटरप्रेन्योर्स देखने वाले हैं। टोटल 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को कंसीडर करेंगे। उसके बाद आइडिया इवैल्यूएशन के ऊपर एक टॉपिक है, उसके बाद वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर एक टॉपिक है, उसके बाद हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी देखने वाले हैं। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की बात की है, जहां पे हम लोग एंटरप्रेन्योर्स को क्लासिफाई करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटीज, स्किल्स, रिसोर्सेस एंड ड्रीम्स। तो एक एक करके अलग अलग तरह के एंटरप्रेन्योर्स को कंसीडर करते हैं। शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें जो दिया है वो दिया है ट्रेल ब्लेजर्स। जब मैं ट्रेल ब्लेजर्स की बात करता हूं, मतलब ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स है जो बहुत कॉम्पिटिटिव है। दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव, एम्बिशियस एंड गोल ओरिएंटेड। हमेशा ये लोग कंपटीशन में रहने का सोचते हैं कि भाई मुझे दूसरों के साथ कंपीट करना है। और ये लोग है ना हमेशा बहुत एग्रेसिव रहते हैं। दे आर वेरी एग्रेसिव इन देयर अप्रोच, एकदम एग्रेसिव, रेस्टलेस। भाई रेस्ट चाहिए ही नहीं, एकदम एनर्जेटिक है। कुछ भी हो जाए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, अचीव होना चाहिए। और ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स है जब कोई भी डिसीजन ये लोग लेते हैं तो वो डिसीजन हमेशा लॉजिक के बेस पे होता है। बहुत एनालिटिकल, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं। ये लोग शायद तक ऐसा हो सकता है कि ये लोग कोई फ्रेंचाइजी, कोई डीलरशिप, कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप, उन सबको परचेस करने में ये लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। बल्कि ये लोग खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, खुद का बिजनेस फॉर्म करते हैं और उस फ्रेंचाइजी के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ये लोग क्या कर सकते हैं, कंपीट कर सकते हैं। सो दे टिपिकली वुडंट बाय अ फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटरशिप। ये लोग कोई चीज परचेस नहीं करेंगे, बट दे वुड स्टार्ट अ कंपनी दैट कंपीट्स विथ ए फ्रेंचाइजी। ये लोग खुद का बिजनेस शुरू करेंगे और दूसरों के साथ क्या करने वाले हैं, कंपीट करने वाले हैं। सो सबसे पहले याद रखेंगे ट्रेल ब्लेजर्स। सेकेंड वन इज द गो गेटर्स। अब ये गो गेटर्स है, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे से लोगों के साथ मिक्स हो जाते हैं, सोशल एनवायरनमेंट में मिक्स होते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट लोग हैं ये। प्लस मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स गो गेटर्स के जैसे ही होते हैं। ये लोग भी क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। ये लोग बहुत अच्छे लीडर्स है, बहुत अच्छे मैनेजर्स है। दे आर वेरी गुड लीडर्स एंड गुड मैनेजर्स। ये लोग बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। और याद रखना, ये लोग एक्सपर्ट नहीं है, बट फिर भी बिजनेस को अच्छे से चला रहे हैं। ये लोग कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को बहुत आसानी से परचेस करके बहुत अच्छे से चला सकते हैं, या कोई भी पर्टिकुलर गुड या कोई भी पर्टिकुलर सर्विस, हर चीज में ये लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। दे डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन द फील्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। कोई बिजनेस शुरू करना है ना तो उसमें एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, ये लोग बोल रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे कोलैबोरेटर से बहुत अच्छे से मिक्स हो सकते हैं और चीजों को सीख सकते हैं। बिजनेस करते करते मैं चीजों को सीख जाऊंगा और मैं ऑटोमेटिकली एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा। सो बेसिकली गो गेटर्स, ये हमारा सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी हमारी। नेक्स्ट वन इज द मैनेजर्स। यहां पे मैनेजर्स की बात की है, मतलब ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बेसिकली उनके वर्क के ऊपर फोकस करते हैं। वो लोग लोगों के ऊपर इतना फोकस नहीं करना चाहते जितना वर्क के ऊपर, उनके ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। मैनेजर मतलब बेसिकली ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो लोगों की मदद से अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने वाला है। सो यहां पे देखते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू लुक एट द पीपल एज अ व्हीकल फॉर हेल्पिंग देम। मुझे पता है कि जो लोग हैं ना वही मुझे अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाएंगे। मैनेजर ऐसा इंसान है जो लोगों से प्रॉपर तरीके से क्या करवाने वाला है, काम करवाने वाला है। And they sometimes disregard the people part of equation or offend the people with their straightforward style of communication. ये लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है बात करने में कि कभी कभी सामने वाला ऑफेंड हो जाता है कि यार इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई कैसे हो सकता है। तो वो चीज हमेशा हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो वो चीज हमेशा हमको क्लियर होनी चाहिए। And they can deal with the customers, especially the repeat customers, so they will probably be a great at growing the business. मतलब वो लोग अपने कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छे से डील करते हैं। स्पेशली रिपीट कस्टमर्स की बात की है कि भाई अगर कोई पुराना कस्टमर है तो उसको तो रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर कस्टमर्स के साथ हम लोग रिलेशन मेंटेन करेंगे तो ही हम लोग हमारा बिजनेस क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सो याद रखेंगे किसकी बात की है इन्होंने, मैनेजर की बात की है इन्होंने।
ये ऐसी कैटेगरी है जो लोगों के साथ मिक्स हो रहे हैं और लोगों के थ्रू ही काम करवा रहे हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इनकी वजह से कभी कभी सामने वाला ऑफेंड भी हो जाता है। सो ये हमारी थर्ड कैटेगरी है, मैनेजर्स। नेक्स्ट वन इज मोटिवेटर। नाम से ही पता चलता है कि ये ऐसे लोग हैं जो एनी टाइम मोटिवेटेड रहते हैं, कितना भी प्रेशर हो, प्रेशर के अंदर भी अच्छे से काम कर सकते हैं। दे कैन वर्क वेल अंडर द प्रेशर, कि भाई प्रेशर होगा तो भी हम लोग आसानी से काम करेंगे। कस्टमर सर्विस, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ये ज्यादा देखे जाते हैं, जहां पे भी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी है वहां पे ये एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छे से कस्टमर्स को ना कन्विंस कर लेते हैं। और कस्टमर को कन्विंस करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, तो जो है ये 3F का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। किस चीज का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं? 3F, दैट इज फील, फेल्ट एंड फाउंड। तीन चीजें, फील, फेल्ट एंड फाउंड वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं ये लोग। कोई भी कस्टमर आना तो ये लोग क्या बोलते हैं, देखो, सेइंग आई अंडरस्टैंड हाउ यू आर फीलिंग। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि भाई मुझे पता चल रहा है कि आपको कैसा फील हो रहा है। कस्टमर को पहले ही बोल दिया है कि जैसा आपको फील हो रहा है ना, सेम उसी तरीके से मुझे भी फील हो रहा है। इनफैक्ट आई हैव फेल्ट द सेम वे, मैंने भी सेम वो ही फील किया है जैसा आपने फील किया है। और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी मैंने पता कर लिया है। आई हैव फाउंड द सॉल्यूशन। सो फील, फेल्ट एंड फाउंड, ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं और कस्टमर को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं ये लोग, कन्विंस कर सकते हैं। कस्टमर का व्यू पॉइंट देखते हैं, वो ज्यादा बेटर है। ये लोग पॉजिटिव साइड के साथ साथ नेगेटिव साइड को भी कंसीडर करते हैं। सो दीस आर द मोटिवेटर्स। नेक्स्ट वन, द ऑथोरिटेरियंस। दे आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी and they are loyal workers who make the world function and they make their product, service, their system and always do it the right way. Authoritarian से मतलब बहुत लॉयल है, बहुत लॉयल्टी के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, शायद तक ये लोग खुद का बिजनेस इतनी अच्छे से शुरू नहीं कर सकते, दे आर नॉट द बेस्ट फाउंडर्स, बट डेफिनेटली ये लोग किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करके बहुत अच्छे से चला सकते हैं। कोई फ्रेंचाइजी को लेके, कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप को लेके या ऐसी किसी भी चीज को, भाई एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको तो अच्छे से चला ही लूंगा मैं। और ये जो ऑथोरिटेरियंस है ये लोग जानते हैं कि जब हम लोग बिजनेस करेंगे तो हम लोग बहुत कॉन्शियस तरीके से बिजनेस करने वाले हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, प्रोसीजर है, पॉलिसीज है, इन सब चीजों को फॉलो करेंगे ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, अचीव होना चाहिए। और ये जो ऑथोरिटेरियंस है ना, इनको एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर्स भी बोला जाता है। याद रखना सब लोग, क्या बोला जाता है, एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर्स। शायद ऐसा हो सकता है कि इनका ओरिजिनल प्लान कुछ और था, बट फिर भी उन्होंने अचानक से ये बिजनेस शुरू कर दिया। यहां पे दिया है, बिकॉज दे में एंड अप रनिंग ए बिजनेस दैट हैज नेवर बीन अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्लान। भाई ओरिजिनल प्लान तो ये था ही नहीं, बट फिर भी हमने इस चीज का बिजनेस क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। हम लोग कौन है, एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर्स है। सो ये हमारी नेक्स्ट कैटेगरी थी। और भी दो तरह के एंटरप्रेन्योर बाकी है, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज द कोलैबोरेटर्स। किसकी बात की है, कोलैबोरेटर्स की। कोलैबोरेटर्स मतलब बेसिकली बिजनेस में ऐसा होता है कि दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना, दूसरों के साथ मिक्सअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे लोग हैं जो कस्टमर्स के साथ बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं, उनको बहुत वार्म वेलकम करते हैं। बहुत वार्म सेलिंग होती है ना, कि भाई हाँ, बहुत आसानी से सेल्समैन कस्टमर के साथ मिक्स हो जाता है और कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर देता है। तो ये उसकी बात की है, कोलैबोरेटर्स। दे आर अ ग्रेट सेल्समैन इन अ वार्म सेलिंग मार्केट। बहुत आसानी से मिक्स हो सकते हैं, बहुत आसानी से लोगों को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। कन्विंसिंग पावर जो है ना इनका, वो बहुत अच्छा है। कोई भी कस्टमर इनके शॉप में अगर जाता है तो उसको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं ये लोग, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट या सर्विस की डिटेल समझाते हैं और फाइनली उनको प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। तो ये कोलैबोरेटर्स की बात की है। एंड लास्ट वन इज द डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स मतलब ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स है जो कुछ प्रेशर में भी काम कर सकते हैं। दे आर रेस्टलेस एंड एंजॉय वर्किंग अंडर अ सर्टन अमाउंट ऑफ प्रेशर। कि भाई अगर कोई प्रेशर होगा ना तो भी ये लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। एंड दे गेट द थिंग्स डन क्विकली एंड वर्क वेल विथ डेडलाइंस। अगर आप इनको डेडलाइन दो ना तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। इनको आदत है कि भाई डेडलाइन के साथ ही काम करेंगे। अगर मार्केट में कोई चेंज आ भी गया तो भी हम उस चेंज को आसानी से क्या करने वाले हैं, एक्सेप्ट करने वाले हैं। दे मल्टीटास्क एंड कीप अ वैरायटी ऑफ जॉब गोइंग एट वंस। दे कैन एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन डेलीगेटिंग द डिटेल बट डू अ ग्रेट जॉब व्हेन दे कैन डू द वर्क देमसेल्फ। शायद वर्क डेलीगेट करने में प्रॉब्लम होती है, दूसरों को काम देने में मैं इतना अच्छा नहीं हूं,
बट हाँ, अगर वो काम मैं कर रहा हूं तो मैं श्योर हूं कि मैं बहुत अच्छे से उस पर्टिकुलर वर्क को क्या कर सकता हूं, परफॉर्म कर सकता हूं। सो दे आर द डिप्लोमेट्स। सो याद रखेंगे, सबसे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया है वो अलग अलग तरह के एंटरप्रेन्योर्स का टॉपिक कवर किया है। तो ये 7 तरह के एंटरप्रेन्योर्स आप सभी को क्लियर होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज बिजनेस आइडियाज। अब है ना, देखो किसी भी बिजनेस की अगर हम लोग बात करते हैं, कोई भी बिजनेस अगर हमें शुरू करना है तो उसके लिए बिजनेस आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस आइडिया के बेस पे ही हम लोग रिसोर्सेस को लेके आने वाले हैं, चीजों को इंप्लीमेंट करने वाले हैं और बिजनेस को शुरू करने वाले हैं। बट ये बिजनेस आइडिया को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, रियलिटीज है, जो चीज देख लेते हैं हम लोग। जिसमें सबसे पहले बोला है, ग्रेट आइडियाज जस्ट अपीयर आउट ऑफ नोवेयर। अब ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। एक चीज याद रखना, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि यार ऐसे बैठे थे और अचानक से आइडिया स्ट्राइक हो गया, या कुछ सोच रहा था और आइडिया आ गया अचानक से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। डेफिनेटली आप लोगों को कोई अच्छा आइडिया चाहिए ना, तो उसके पीछे आप लोगों को टाइम डिवोट करना पड़ता है, अच्छा टाइम देना पड़ता है, शांति से सोचना होगा, लॉजिक होना चाहिए, साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए, तो आइडिया आता है। ऐसा नहीं होता कभी भी कि कहीं पे भी बैठे हैं अचानक से कोई अच्छा बिजनेस आइडिया आ गया और मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, देयर आर नो इलॉजिकल आइडियाज। भाई कोई इलॉजिकल आइडिया जैसी चीज ही नहीं होती है। हर आइडिया एक तरीके से लॉजिकल ही होता है। शायद एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे वो चीज इलॉजिकल लगे, लेकिन अगर मैं उस पर मेहनत करूं ना, अगर सही से हम लोग चीजों को प्लान करेंगे ना, तो शायद वो इलॉजिकल चीज भी क्या हो जाएगी, लॉजिकल हो जाएगी। नेक्स्ट, द कस्टमर विल टेल यू व्हाट टू डू इफ यू विल ओनली लिसन। देखो कस्टमर तो आपको बताने ही वाला है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है ना, कस्टमर में एडवाइस देता है, सर ऐसा नहीं ऐसा प्रोडक्ट रखो, सर्विस ऐसे नहीं ऐसे प्रोवाइड करो, सब ठीक है। बट एक चीज याद रखना, सिर्फ कस्टमर की सुनने से कुछ नहीं होता है। कस्टमर जो बोल रहा है वो सुनो, ठीक है, बट उसमें आपको आपके एफर्ट्स भी लगाने होंगे। जब तक आप लोग खुद के एफर्ट्स नहीं लगाओगे तब तक ऐसा सच कोई काम होने वाला नहीं है। सो एफर्ट्स लगाना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो वो चीज हमेशा हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वी कैन जनरेट ऑल द आइडियाज वी विल एवर नीड इफ वी सिट डाउन एट ए मीटिंग। ये एक और मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर हम लोग मीटिंग में बैठते हैं ना तो ही एक अच्छा आइडिया आता है। भाई कोई एक अच्छा बिजनेस आइडिया जनरेट करने के लिए मीटिंग में बैठना थोड़ी जरूरी है। इट कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट अ मीटिंग। हम लोग आसानी से, कहीं मीटिंग नहीं भी है तो भी हम लोग बिजनेस आइडिया को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। नॉर्मली भी मैं बैठा हूं, अगर सोच रहा हूं, लॉजिकल थिंकिंग है, तो आइडिया आ सकता है, मीटिंग की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट वन, ग्रेट आइडियाज आरंट द प्रॉब्लम, इंप्लीमेंटिंग देम इज। देखो आइडिया लेके आना प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको इंप्लीमेंट करना है। बट इससे अच्छा तो मैं तो बोलता हूं एक काम करो ना, इंप्लीमेंटेशन से पहले वो जो आपका बिजनेस आइडिया है उसको अच्छे से इवेल्युएट कर लो, स्क्रीन द आइडिया प्रॉपरली। और अगर आपको लगता है कि ये आइडिया काम का नहीं है तो यहीं से इसको हटा दो, ताकि आगे जाके आपका टाइम, एनर्जी, मनी, ये सब चीजें वेस्ट ना हो। अगर आइडिया आपका प्रॉपर है फिर तो आप उसको डेफिनेटली क्या कर सकते हो, आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये कुछ मिसकंसेप्शन है, ये कुछ रियलिटीज है जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं, कंसीडर करने वाले हैं। अब ये मिसकंसेप्शंस एंड रियलिटीज के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जनरेटिंग द आइडियाज। भाई अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आइडिया जनरेट करने पड़ते हैं। आइडिया जनरेट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जिसके अंदर सबसे पहला तरीका जो हमें बोला गया है वो बोला गया है एनवायरमेंट स्कैनिंग। सबसे बेस्ट चीज है आप लोग एनवायरमेंट को स्कैन करो। अगर आप लोग मार्केट को स्कैन कर रहे हो, आप लोग देख रहे हो कि मार्केट में क्या चीजें हैं, मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में कौन से थ्रेट है, लोगों की कौन सी नीड है अनसेटिस्फाइड है, लोगों की ऐसी कौन सी नीड है जो फुलफिल नहीं हुई है। अगर उन सब चीजों को स्कैन करता हूं, उन सब चीजों को पता करता हूं, तो डेफिनेटली मैं बहुत अच्छा आइडिया क्या कर सकता हूं, जनरेट कर सकता हूं। सो एनवायरमेंट स्कैनिंग से आइडिया जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द क्रिएटिविटी एंड द क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है? अगर आप लोगों के अंदर कोई क्रिएटिविटी है, आप कुछ नया लेके आ सकते हो, आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का कोई नया यूज लेके आ सकते हो, ऐसा कुछ भी, तो क्रिएटिविटी की मदद से भी डेफिनेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अच्छा आइडिया जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ हमारे अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, टैलेंट, स्किल होना चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इनोवेटिव तरीके से, बहुत क्रिएटिव तरीके से मैं क्या करने वाला हूं, सॉल्व करने वाला हूं। नेक्स्ट वन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होते हैं ना,
हम लोग कुछ लोग साथ में मिलकर बैठेंगे और कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हर इंसान खुद खुद का ओपिनियन देने वाला है, और जब कोई इंसान एक अच्छा आइडिया देता है तो शायद ऐसा हो सकता है कि उस आइडिया को रिलेट करके मैं एक और नया आइडिया लेके आऊं जो शायद उससे भी अच्छा हो। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में बेसिकली कुछ लोग बैठे हैं जो एक साथ डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक को लेके, हर इंसान खुद का ओपिनियन देने वाला है। ये ग्रुप डिस्कशन की मदद से भी बहुत बार अच्छे आइडिया जनरेट हो जाते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, बहुत अनस्ट्रक्चर्ड होता है, यहां पे कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते, जिसको जो बोलना है वो डायरेक्टली बोल सकता है। उसी तरीके से एक होता है फोकस ग्रुप। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या था? अनस्ट्रक्चर्ड था भाई, जिसको जो बोलना है बोलो, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। बट फोकस ग्रुप के अंदर कुछ लोग बैठे हैं जो बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करने वाले हैं, और ये जो लोग बैठे हैं जो स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम कर रहे हैं, इनके साथ एक और इंसान बैठा है जिसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं मॉडरेटर। क्या बोलते हैं? मॉडरेटर। और ये इंसान बेसिकली हर चीज को एनालाइज करने वाला है, ऑब्जर्व करने वाला है, लोगों को अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा, लोग उसको आंसर देंगे, और उसके बेस पे शायद हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। बहुत सिमिलरिटी है ब्रेनस्टॉर्मिंग में और फोकस ग्रुप में। ब्रेनस्टॉर्मिंग याद रखना मेन चीज क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है। फोकस ग्रुप क्या है, स्ट्रक्चर्ड है। एंड लास्ट वन, द मार्केट रिसर्च। डेफिनेटली अगर हम लोग मार्केट रिसर्च करते हैं ना तो भी हमको एक अच्छा आइडिया आ सकता है। मतलब हमको यह पता होना चाहिए कि भाई मार्केट में किसी भी चीज की डिमांड कितनी है, मार्केट में किसी भी चीज का सप्लाई कितना है, ये जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट पोटेंशियल कितना है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सो बेसिकली आइडिया जनरेट करने के लिए ये 4-5 अलग अलग चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं। सो याद रखेंगे अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग आइडियाज क्या कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं, आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं। आई होप सबसे पहले आप लोगों को यहां तक क्लियर होना चाहिए। पहले एंटरप्रेन्योर्स हमने देखे, उसके बाद हमने देखा कुछ मिसकंसेप्शंस थे आइडियाज को लेके, और उसके बाद आइडिया को किस तरीके से जनरेट किया जाता है उसकी बात की है। सो यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंस भी देके रखे हैं कि आप लोग आइडिया को इवैल्यूएट क्यों करते हो, चेक क्यों करते हो आइडिया को, क्यों ऐसा होता है कि हर आइडिया को इवैल्यूएट करना पड़ता है, सही है या नहीं है। तो सबसे पहले बोला है टू डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट। मैं किसी भी आइडिया को, एंटरप्रेन्योर किसी भी आइडिया को इवैल्यूएट इसीलिए करता है क्योंकि सबसे पहले तो उसे यह पता होना चाहिए कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्वियसली जो चीज इंपॉर्टेंट है हम लोग उसी के ऊपर फोकस करने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, और जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग उस चीज के ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द आइडिया। जितने भी आइडिया है उसको इवैल्यूएट करो, आपको पता चलेगा कि भाई कौन से आइडिया में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, मतलब बेसिकली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जो आइडिया सबसे बेस्ट लगता है आपको, जिसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है वीकनेस कम है, ऑब्वियसली आप लोग उसी आइडिया को क्या करने वाले हो, सिलेक्ट करने वाले हो। सो बेसिकली आइडेंटिफाई करना है स्ट्रेंथ को और वीकनेस को। नेक्स्ट वन इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। हम आइडिया को इसीलिए इवैल्यूएट करते हैं कि हमारे वहां पे जितने भी रिसोर्स हैं उन सभी रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से क्या करने वाले हैं, यूटिलाइज करने वाले हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे वहां पे फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब पैसा, ह्यूमन रिसोर्स मतलब स्टाफ, फिजिकल रिसोर्स मतलब जो एसेट्स होते हैं वो, ये सब चीजें हैं। तो हमें हर तरह के रिसोर्स को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। इसीलिए आइडिया को इवैल्यूएट कर रहा हूं कि भाई वेस्टेज नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट वन, टू मिनिमाइज द रिस्क व्हाइल मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न। मतलब मैं आइडिया को इसीलिए इवैल्यूएट करता हूं ताकि हो सके ना उतना रिस्क क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, और रिटर्न हो सके उतना क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो रिस्क को मिनिमाइज करते जाओ, कम करते जाओ, कॉस्ट हो सके उतनी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट हो सके उतना क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो बेसिकली ये अलग अलग पॉइंट्स है आइडिया इवैल्यूएशन से लेके, इसकी इंपॉर्टेंस है कि क्यों आइडिया को इवैल्यूएट करना हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले यहां तक हम क्लियर रखेंगे, इवैल्यूएटिंग द आइडियाज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आइडियाज को अब हम लोग साइड में रख देते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी। क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी। एक बार इसका मीनिंग रीड कर लेते हैं। A feasibility study can be defined as a controlled process for identifying the problem and the opportunities, determining the objectives, describing the situation, defining the successful outcome, and assessing the range of cost and benefits associated with several alternatives for solving a problem.
जब हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं चीजों को, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं कि भाई मार्केट में कौन सी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कौन सी है। भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। मार्केट की सिचुएशन को समझना है और कब हम लोग मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके आने वाले हैं तो उसमें कॉस्ट कितनी इनकर करने वाले हैं या फिर उसके अंदर बेनिफिट कितना होगा, ये सब चीजें। तो फिजिबिलिटी स्टडी मतलब बेसिकली बिजनेस से रिलेट करता है और इस फिजिबिलिटी स्टडी के बेस पे आप लोग एक अच्छा बिजनेस प्लान बना सकते हो। तो याद रखना, यहां पे आप मार्केट को स्टडी कर रहे हो, मार्केट को समझ रहे हो कि भाई मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, ये सारी चीजें देखनी है, कॉस्ट बेनिफिट और सब कुछ। और ये फिजिबिलिटी स्टडी ना बहुत जगह पे काम आती है। बहुत बार तो ऐसा होता है किसी बैंक में या कहीं पे लोन लेने जाते हैं ना, तो बैंक वाले पहले फिजिबिलिटी स्टडी मांगते हैं कि भाई पहले आपकी रिपोर्ट दो फिजिबिलिटी स्टडी की, जिसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बोला जाता है। तो डेफिनेटली ये फिजिबिलिटी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बेस पे हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस प्लान बना सकते हैं अच्छा सा। तो ध्यान रखेंगे, ये फिजिबिलिटी स्टडी की बात कर रहे हैं हम लोग, डिटेल में देखेंगे। अब इसको हम लोग अलग अलग तरह की फिजिबिलिटी स्टडी देखने वाले हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट फिजिबिलिटी स्टडी हम लोग जो देखेंगे वो है मार्केट फिजिबिलिटी। जब मैं मार्केट फिजिबिलिटी की बात करता हूं, उसका मतलब है हम लोग मार्केट पोटेंशियल चेक कर रहे हैं कि भाई मैं जो प्रोडक्ट सेल करने का सोच रहा हूं, क्या मार्केट में वो सेल होने वाला है। पोटेंशियल बायर कौन होंगे, ऐसे कौन से लोग होंगे जो इस प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं। क्या इस प्रोडक्ट का फ्यूचर है या फिर इस सर्विस का फ्यूचर है कि आगे जाके भी ये प्रोडक्ट सेल होगा। तो पहले सबसे पहले आप लोग क्या करो, मार्केट फिजिबिलिटी कि पोटेंशियल बायर कौन होगा, प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं होगा, कितने टाइम तक सेल होगा, मार्केट में अभी उसकी कितनी डिमांड है, ये सारी चीजें। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब बेसिकली आप जब प्रोडक्ट बनाते हो या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसके अंदर लेबर, मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचना है कि प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर तक पहुंचाऊंगा, ये सारी चीजें। तो प्रोडक्ट बनाना है वो ठीक है, पर टेक्निकल फिजिबिलिटी भी तो सोचो, रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, क्या उतना अच्छा लेबर मिलेगा जितना अच्छा लेबर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये सारी चीजें। उसके बाद फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। जब मैं फाइनेंशियल फिजिबिलिटी की बात करता हूं, मतलब ये बेसिकली ऐसी फिजिबिलिटी है जहां पे फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं हम लोग कि भाई अगर ये बिजनेस करना है तो पहले तो कितने पैसे चाहिए, वो पैसे कहां से लेके आऊंगा। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, कहां से पैसा लेके आएंगे और उस पैसे को कहां पे यूटिलाइज करने वाले हैं, कहां पे डिस्पोज करने वाले हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन, द ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी का मतलब है बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर है, ये सारी चीजें हम लोग उसमें कंसीडर करने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी भी हम लोग कंसीडर करेंगे, वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहां तक सबसे पहले आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ये है टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। सो अब नेक्स्ट हम लोग इसके फीचर्स देखते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अ फिजिबिलिटी स्टडी is a process in which an idea is studied to see if it is feasible, that is if and how it will work. फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम सबसे पहले यह देखने वाले हैं कि मैंने जिस आइडिया के बारे में सोचा था, क्या वो आइडिया सही में फिजिबल है, क्या प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल है, किस तरीके से वो आइडिया को मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो आइडिया फिजिबल है या नहीं, ये सबसे पहले तो वो चेक करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन, अ कंप्रीहेंसिव फिजिबिलिटी स्टडी looks at the entire structure, needs and operations of the business. जब हम लोग प्रॉपर तरीके से एक फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं तो हम लोग पूरी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देखते हैं, मार्केट में लोगों की क्या नीड्स है और किस तरीके से हम लोग हमारा बिजनेस चलाने वाले हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लेंगे। A limited or the project feasibility study looks at one specific task, program, idea or problem. अगर सी फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी कर रहे हो, कोई लिमिटेड फिजिबिलिटी, मतलब आप लोग सिर्फ और सिर्फ कोई पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो कि एक छोटा सा टास्क है, कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है, कुछ आइडिया है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आप लोग इन सब चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हो तो वो प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी है। सिर्फ पर्टिकुलर चीज को लेके ही मैंने फिजिबिलिटी स्टडी की है और कुछ भी नहीं। एंड अ फिजिबिलिटी स्टडी looks at both the sides considering the advantages and the disadvantages and troubleshoots the potential problem. जब मैं फिजिबिलिटी स्टडी करता हूं तो भाई मैं दोनों चीजों को देखने वाला हूं,
एडवांटेजेस क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सब कुछ कवर होगा फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर। नेक्स्ट, a feasibility study is not a business plan but serves as a foundation for developing a business plan। मैंने पहले भी बोला फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब बिजनेस प्लान नहीं होता। इस फिजिबिलिटी स्टडी के बेस पे आप लोग आपका बिजनेस प्लान क्या करने वाले हो, बनाने वाले हो। नेक्स्ट, a market feasibility study is not a marketing plan but studies the market and the market potential and can be used to support or develop a marketing plan। ये मार्केट फिजिबिलिटी क्या होता है? तो मार्केट फिजिबिलिटी मतलब हम लोग कोई मार्केटिंग प्लान नहीं बना रहे, बल्कि हम लोग ये समझ रहे हैं कि मार्केट पोटेंशियल कितना है, ये कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो मार्केट में किस तरीके से सेल होगा, हमारे मार्केट में पोटेंशियल बायर कितने होंगे, ये सारी चीजों की बात की है, तो वो मार्केट फिजिबिलिटी है। याद करो टाइप्स में हमने देखा था ना मार्केट फिजिबिलिटी, वही है ये। नेक्स्ट, in addition to a business plan, an investor or the lending institution may require the submission of feasibility study before considering the request for capital। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, अगर आप लोग बैंक से या किसी इन्वेस्टर से कहीं से भी पैसा लेने जाते हो तो वो लोग सबसे पहले ऐसा हो सकता है आपको क्या बोलेंगे कि भाई पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करो। पहले आप लोगों के दिमाग में क्या है, आप लोग किस चीज के लिए बिजनेस ले रहे हो, ये सब समझना इंपॉर्टेंट है। उसके बिना मैं कभी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इन्वेस्टर या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन आपको पैसा दे तो आप लोग के पहले क्या करोगे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करोगे वहां पे। तो याद रखेंगे ये कुछ हमारे बेसिक फीचर्स है, फीचर्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। उसके बाद नेक्स्ट हमें जो टॉपिक दिया है वो दिया है अपॉर्चुनिटी असेसमेंट, मतलब अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। देखते हैं एक बार, छोटा सा टॉपिक है। इट इज अ मोर इन डेप्थ रिव्यू ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको इन डेप्थ डिटेल में देखने वाले हैं कि वो है क्या एक्चुअल में, क्या सही में वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी प्रूव होने वाली है, इंक्लूडिंग द मार्केट रिसर्च एंड द ड्यू डिलिजेंस दैट इंक्लूड्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनालिसिस। जब आप लोग अपॉर्चुनिटी को असेस करते हो तो सबसे पहले आप लोग मार्केटिंग रिसर्च करते हो, मार्केट को समझते हो। ड्यू डिलिजेंस मतलब डिटेल में आप लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, इन सब चीज के बारे में सोचते हो। उसके बाद इन्होंने बोला है अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट टाइमिंग एंड लीगल लायबिलिटी इश्यूज एंड द एप्लीकेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। मतलब बेसिकली किस तरीके से आप लोग किस पर्टिकुलर टाइम पे अपॉर्चुनिटी को डेवलप करते हो, क्या लीगल इश्यूज आ सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को आपने सोच तो लिया, आइडेंटिफाई किया, लेकिन अप्लाई कैसे करोगे। नेक्स्ट, बैरियर्स टू एंट्री एंड इंडस्ट्री ट्रेंड, द ग्रोथ पोटेंशियल। क्या उस पर्टिकुलर बिजनेस करने में क्या कोई एंट्री बैरियर है कि मैं शायद वो बिजनेस ना कर पाऊं, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता हो या ऐसा कुछ। इंडस्ट्री का, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, या फिर अगर मैं ये बिजनेस करूंगा अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके तो क्या उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, आगे जाके मेरा बिजनेस ग्रो कर सकता है या नहीं करेगा, या स्टेबल रहेगा बिजनेस। मार्केट पोजिशनिंग, कंपिटिटिव एनालिसिस, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन एंड प्राइसिंग। मार्केट में आपकी क्या पोजीशन रहेगी, मार्केट में कंपटीशन कितना है, पैसा कितना चाहिए, कितने रिसोर्सेस चाहिए आपको, ये हर चीज आप लोग कंसीडर करते हो इन डेप्थ। तो फर्स्ट लाइन में ही क्लियर कर दिया है, इन डेप्थ रिव्यू ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। भाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई तो कर ली, बट उसको डिटेल में क्या करना होगा, समझना भी होगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपॉर्चुनिटी असेसमेंट बोलेंगे। अब अपॉर्चुनिटी असेसमेंट के बाद हमें बोला गया है बिजनेस प्लान, प्रिपरेशन ऑफ ए बिजनेस प्लान। मतलब मैं एक अच्छा बिजनेस प्लान बना रहा हूं तो वो कैसे बनाने वाले हैं। A business plan is a written summary of various elements involved in starting a new enterprise। अगर मैं कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो ऑब्वियस बात है उसकी समरी लिखने वाला हूं कि भाई इस बिजनेस के अंदर कौन से अलग अलग एलिमेंट्स आ सकते हैं, ऑफ हाउ द बिजनेस विल ऑर्गेनाइज इट्स रिसोर्सेज टू मीट इट्स गोल। मतलब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अगर अचीव करना है तो किस तरीके से रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये जो बिजनेस प्लान है ना उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग उसके एलिमेंट्स हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं बिजनेस प्लान के। चलो थोड़ा डिटेल में देखते हैं एक बार। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो बिजनेस प्लान है उससे आपके कुछ स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल होते हैं। कौन से पर्पस है जो ये सर्व करता है। फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स ए ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन टू बी टेकन इन फ्यूचर। ये जो बिजनेस प्लान है क्या है, वो ब्लूप्रिंट है कि फ्यूचर में मैं ये काम करने वाला हूं, इसीलिए अभी क्या कर रहा हूं, प्लान बना रहा हूं। प्लान किसके लिए होता है, हमेशा फ्यूचर के लिए होता है ना। नेक्स्ट, इट गाइड्स द एंटरप्रेन्योर इन रेजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
अगर आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेके आने हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कितनी क्वांटिटी में लेके आना है, कहां से लेके आना है, तो उसके लिए भी बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, सर्व्स एज अ गाइड टू ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस वेंचर। मतलब आप लोग अगर चीजों को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, अगर आप लोग आपके वहां पे एम्प्लॉइज को डायरेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हो, एक्टिविटीज को डायरेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हो, तो भी आपको पहले बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है। मतलब अगर ऑर्गेनाइज करना है या डायरेक्शन प्रोवाइड करना है, तो भी क्या करो, बिजनेस प्लान बनाओ। इट हेल्प्स इन मेजरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वेंचर एट सक्सेसिव स्टेज। आपको हर सक्सेसिव स्टेज पे पता चलेगा कि भाई आपका जो बिजनेस है वो कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कितना आगे बढ़ा है। आपको पता होना चाहिए ना टाइम टू टाइम कि सही में प्रोग्रेस है या नहीं है, तो उसमें भी मदद मिलेगी आपको। एंड कम्युनिकेट्स टू द इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स इनिशिएटिंग द प्रोग्राम ऑफ द बिजनेस। जितने भी इन्वेस्टर्स है, लेंडर्स है, सप्लायर्स है, उनको मैं बेसिकली बता रहा हूं कि भाई देखो मेरा बिजनेस शुरू होने वाला है और ये मेरा बिजनेस प्लान है। तो आप लोग बिजनेस प्लान देख के डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हो कि मेरे साथ आपको काम करना है या फिर नहीं करना है। तो ये कुछ अलग अलग पर्पस थे। अब हम लोग कोई बिजनेस प्लान, सपोज आपको बोला गया है कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस शुरू करना है आपको, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई सर्विस से रिलेटेड, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले इन्होंने बोला है जनरल इंट्रोडक्शन होना चाहिए। जनरल इंट्रोडक्शन आपके बिजनेस का, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का नाम क्या है और कहां पे होने वाला है आपका बिजनेस, एड्रेस, लोकेशन बेसिकली। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर, भाई आपका खुद का नाम और आपका एड्रेस। स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस, स्टेक होल्डर कौन होता है, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट होल्डर होता है। ऐसे लोग जिनको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, जैसे गवर्नमेंट क्योंकि आप लोग टैक्स पे करते हो, एम्प्लॉय क्योंकि आप उनको सैलरी पे करते हो, कस्टमर क्योंकि आप उनको प्रोडक्ट सेल करते हो, सप्लायर क्योंकि आप लोग ऑर्डर प्लेस करते हो, ये सब लोग स्टेक होल्डर। तो आपके स्टेक होल्डर कौन कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड। मतलब बेसिकली हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, सिंपल टेक्नोलॉजी है या फिर कॉम्प्लेक्स है, जो भी है मेंशन करना है। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ स्किल्ड पर्सनल रिक्वायर्ड। जो स्टाफ चाहिए आप लोगों को, पर्सनल का मतलब क्या होता है, स्टाफ, बेसिकली एम्प्लॉइज। तो कितना स्किल्ड या कितना अनस्किल्ड स्टाफ चाहिए, वो सब चीजें भी आप लोग क्या करोगे, पहले से मेंशन कर दोगे। तो याद रखेंगे, ये बिजनेस वेंचर की डिटेल्स लिखेंगे। नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइज्ड प्लान, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि ओनरशिप किस तरीके से होगी। हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह काम करने वाले हैं, पार्टनरशिप की तरह, या जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह, कैसे बिजनेस शुरू करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस एसोसिएटेड पार्टनर्स और द मेंबर्स, हमारे एसोसिएटेड मेंबर्स कौन होंगे, एसोसिएटेड पार्टनर्स कौन होंगे, ये सब चीजें पहले से मेंशन करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, एम्प्लॉय, वो सब चीजें। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मैनेजमेंट। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट की बात की है कि भाई आप लोगों का मैनेजमेंट का जो टर्म है वो कितने टाइम के लिए रहने वाला है, वो भी देखना है कि कोई पर्टिकुलर मैनेजिंग डायरेक्टर 5 साल के रहने वाला है, कोई मैनेजर 3 साल के लिए रहने वाला है, जो भी है। नॉर्मली ये चीज के ऊपर फोकस थोड़ा सा कम होता है, बट वो भी मेंशन कर देंगे हम लोग। ऑर्गेनाइज्ड प्लान के बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला है प्रोडक्शन प्लान। भाई प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड चीजें हमको मेंशन करनी है। सबसे पहले डिटेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किस तरीके से मैन्युफैक्चर करने वाले हैं चीजों को, वो लिखेंगे सबसे पहले। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें चाहिए, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीजें। वो जो प्लांट एंड मशीनरी है वो किस तरह की चाहिए, टाइप ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कौन सी मशीन चाहिए, कौन सी चीजें चाहिए आपको, वो सब चीजें। नेक्स्ट, द रॉ मटेरियल टू बी यूज्ड, भाई आप लोग कौन सा रॉ मटेरियल यूज करने वाले हो, रॉ मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी क्वालिटी होगी, वो सब चीजें। एंड लास्ट वन, द रिक्वायरमेंट ऑफ पावर एंड वाटर, मतलब आपके वहां पे ऑब्वियस बात है, फ्यूल है, पावर है, वाटर है, ये सब चीजें भी चाहिए ना आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो वो सब चीजें मेंशन करेंगे प्रोडक्शन प्लान के अंदर। नेक्स्ट वन, द ह्यूमन रिसोर्स प्लान। ह्यूमन रिसोर्स प्लान मतलब हम लोग हमारे एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और द स्टाफ रिक्वायर्ड, भाई कौन सी कैटेगरी के स्टाफ चाहिए आप लोगों को, स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, वो सब चीजें। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, ऐसे कितने लोग हैं जो ऑलरेडी मैं आइडेंटिफाई करके बैठा हूं, ऑलरेडी ऐसे लोग जो मेरे वहां पे काम कर रहे हैं शायद तक। ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोक्योर्ड, मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो और चाहिए मुझे, 50 लोग तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, शायद 50 लोग और चाहिए मुझे।
एंड द टाइम फ्रेम फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कितना टाइम है कि इस टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम में मैं इतने एम्प्लॉयज को लेके आ सकता हूं, या इतने टाइम में मुझे कंपल्सरीली इतने एम्प्लॉयज चाहिए ही चाहिए। तो यहां पे ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड मतलब आपके एम्प्लॉयज से रिलेटेड डिटेल्स लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज द मार्केटिंग प्लान। हम लोग मार्केटिंग प्लान करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, मतलब हम लोग बताएंगे कि भाई हम कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, हमारी प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या जैसे भी, लॉजिस्टिक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट को मंगवाने वाले हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जैसे होलसेलर है, रिटेलर है, जो भी है, ट्रांसपोर्टेशन का मोड कौन सा होगा हमारा, जैसे कि लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, रेलवेज है, रोडवेज है, जो भी है। चैनल में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर से कहां जाएगा प्रोडक्ट, तो वो सब चीजें डिसाइड करेंगे। तो मार्केटिंग प्लान भी पहले से हम लोग पूरा बना लेंगे और ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल प्लान, पैसों से रिलेटेड। सबसे पहले ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। सबसे पहले मुझे यह लिखना होगा कि भाई ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आ जाऊंगा, कितने यूनिट सेल करेंगे या कितने रुपए के यूनिट सेल करेंगे जिससे ब्रेक इवन आ सकता है। फिक्स्ड कैपिटल कितना चाहिए मुझे, मतलब फिक्स एसेट्स परचेस करने के लिए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सब चीज के लिए कितना पैसा चाहिए मुझे। फिर वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए कितना पैसा चाहिए, वो भी लिखूंगा मैं। सोर्सेस ऑफ कैपिटल मतलब वो पैसा कहां से आएगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, वो सारी चीजें। नेक्स्ट, द शेड्यूल ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल एंड द शेड्यूल ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ एसेट्स। कितने टाइम में वो पैसा आने वाला है और कितने टाइम में वो पैसा आने के बाद मैं एसेट्स को लेके आने वाला हूं, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो या करंट एसेट्स हो, कोई भी चीज हो। तो ये सब चीजें हैं जो फाइनेंशियल प्लान के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, मेंशन करने वाले हैं, पैसों से रिलेटेड। एंड लास्ट वन, मिसलेनियस। अब मिसलेनियस चीजें हैं, अपेंडिक्स में देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बोला है मार्केट रिसर्च रिपोर्ट। अगर आप लोगों ने मार्केट रिसर्च किया है तो उसकी रिपोर्ट अटैच कर सकते हो आप लोग। अगर आप लोगों ने वेंडर्स के साथ या कॉन्ट्रैक्ट, कोई किसी भी सप्लायर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो डेफिनेटली वो भी हम लोग मेंशन करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स के साथ या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो यहां पे अटैच कर दो आप। टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क, आपके बिजनेस में रिस्क कैसा है, सपोज करो टेक्नोलॉजी का बिजनेस है आपका, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, ऐसा कुछ है, तो रिस्क बहुत ज्यादा है, अप टू डेट रहना पड़ता है टाइम टू टाइम हम लोगों को। एंड कंटिंजेंसी प्लान, क्या आपने कोई कंटिंजेंसी प्लान बना के रखा है, मार्केट में अगर चेंज आया तो मुझे भी तो चेंज करना पड़ेगा ना मेरे प्लान में, तो कंटिंजेंसी प्लान के बारे में अगर कुछ सोचा है तो वो भी चीजें हम लोग मेंशन कर देंगे। तो बेसिकली ये अलग अलग चीजें हैं जो हम लोग हमेशा हमारे बिजनेस प्लान में क्या करने वाले हैं, मेंशन करने वाले हैं। तो यहां तक हम सभी को सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, तो यहां तक हम लोग ध्यान रखेंगे। ये है मिसलेनियस प्लान की बात की लास्ट में। सो यहां तक आप क्लियर रखना एवरीवन। चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अभी तक हम लोगों ने यहां तक कवर किए हैं। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिजनेस प्लान एग्जीक्यूशन। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि बिजनेस प्लान क्या होता है, उसके अंदर कौन सी चीजें आती है, बट हम उसके एग्जीक्यूशन की बात करने वाले हैं कि अगर बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो किस तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। एक बार रीड करते हैं बिजनेस प्लान एग्जीक्यूशन का पार्ट। The key to successful execution is alignment, that is strategy, people and work process need to be effectively linked. अगर आप लोग चाहते हो ना कि बिजनेस प्लान प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए चीजों को क्या करना पड़ता है, साथ में लेके आना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है। वेदर इट इज स्ट्रैटेजी, पीपल और वर्क प्रोसेस, ये सब चीज को साथ में लेके आएंगे तो ही हम लोग हमारे प्लान को प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। And the strategic plan must be understood by the entire organization. The right people need to be in the right job to allow for maximum work performance, and the action plan must be developed and implemented and reviewed. सबसे मेन चीज ध्यान में रखनी है, right people at the right job. सही इंसान को अगर सही काम दूंगा मैं तो ऑब्वियस बात है उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, हम लोग हमारे बिजनेस प्लान को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और टाइम टू टाइम उसको रिव्यू भी कर सकते हैं।
हाँ, स्पेसिफिकली देखो बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एज सच कोई प्रोसेस नहीं है, बट हाँ हम लोग याद रखेंगे कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जो हम लोग ध्यान में रखेंगे, कोई बेसिक प्रोसेस है जो ध्यान में रखेंगे, कुछ पॉइंट्स है, देखते हैं कौन से पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। सबसे फर्स्ट हमें बोला है, once the broad mission, vision and strategy for the organization have been established, focusing on its core competencies, specific quantifiable goal to support the strategy must be formulated। एक बार आप लोगों को पता है कि आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है और आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, तो याद रखना अब आपको फोकस किस चीज पे करना है, आपके कोर कंपिटेंस पे, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना उसके ऊपर फोकस करो। आपके जो गोल है क्वांटिफाइबल मतलब मेजरेबल गोल्स, उसके ऊपर फोकस करो। तो एक बार मिशन, विजन, स्ट्रैटेजी सब क्लियर हो जाता है तो कंपिटेंस के ऊपर और क्वांटिफाइबल गोल्स के ऊपर क्या करना है, हम लोगों को फोकस करना है। दूसरी चीज, the organization must be evaluated. Do you have the right people with the right skill in the right job? Should human resource be reallocated? And do you have the right number of employees in the appropriate department? मतलब हम लोगों को यह देखना है कि क्या हमारे पास जितने लोग होने चाहिए उतने लोग हैं, क्या जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स है उन लोगों के अंदर अवेलेबल। और सपोज करो कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में मुझे 50 लोगों की जरूरत थी, तो क्या उस डिपार्टमेंट में एक्चुअल में 50 लोग हैं या नहीं है, वेदर अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयज आर अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट और नॉट, तो वो भी हम लोग चेक करेंगे। पहले तो कितने लोग होने चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए उनके अंदर, अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट के अंदर अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है या फिर नहीं है। नेक्स्ट वन, identify the key initiatives and the broad action that must be accomplished to achieve the strategy, and every employee need to understand his or her individual role in accomplishing some aspect of the plan। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि हर एम्प्लॉय को बेसिकली उसका रोल समझना है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्लान इंप्लीमेंट करना है, ऑर्गेनाइजेशन का प्लान अचीव करना है, तो भाई मेरा क्या रोल है, मैं क्या रोल प्ले करने वाला हूं जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव क्या कर सकती है, अचीव कर सकती है। नेक्स्ट इज डेवलप अ बजट टू सपोर्ट द प्लान। भाई बजट बनाना है, बजट मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट जो न्यूमेरिकल टर्म्स में हो, नंबर टर्म्स में। कैश बजट हो सकता है, प्रोडक्शन का बजट हो सकता है, सेल्स बजट, इनकम को लेके, एक्सपेंडिचर को लेके, कोई भी चीज को लेके बजट बनाना है। क्योंकि जब हम लोग बजट बनाते हैं ना तो चीजों को कंट्रोल करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैंने बजट बना लिया है कि भाई इस बार इससे ज्यादा एक्सपेंडिचर इनकर नहीं करूंगा, तो ऑब्वियस बात है मैं चीजों को आसानी से कंट्रोल कर सकता हूं। तो बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, कम्युनिकेट वेल, दैट इज गेट द मैसेज आउट टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, डेवलप द कंपेंसेशन एंड द रिवॉर्ड सिस्टम टू सपोर्ट द फ्यूचर विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग बोल रहे हैं कम्युनिकेट वेल, हो सके वहां तक जो भी मैसेज है ना वो ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचाओ सब लोगों तक। अगर हर इंसान तक, हर एम्प्लॉय तक मैंने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचा दी है, तो डेफिनेटली हमारा जो प्लान है ना वो प्रॉपर तरीके से क्या हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए कि अगर कोई एम्प्लॉय ने सपोज करो कोई अच्छा सजेशन दिया है, कोई ओपिनियन दिया है, तो मैं उसको प्रॉपर तरीके से रिवॉर्ड भी दूंगा, चाहे वो रिकॉग्नाइजेशन हो, प्रमोशन हो, सैलरी हो, इंसेंटिव हो, कोई भी फॉर्म में, बट कंपेंसेशन और रिवॉर्ड सिस्टम तो होना ही चाहिए। एंड नेक्स्ट, एस्टैब्लिश अ रिव्यू प्रोसेस, दैट इज गो बैक टू द बिगिनिंग, रिव्यू ईच स्टेप एंड डिटरमाइन इफ फर्दर चेंजेस आर नेसेसरी। रिव्यू प्रोसेस होना चाहिए, चीजों को बार बार रिव्यू करो, देखो उसको कि भाई जैसा हमने सोचा था वैसा हो रहा है या फिर नहीं। एक बार वापस से शुरुआत से देखते हैं हम लोग कि भाई जैसी चीजें प्लान की थी, हर एक स्टेप को प्रॉपर तरीके से मैं क्या करने वाला हूं, इवैल्यूएट करने वाला हूं। और अगर मुझे लगता है कि यहां पे चेंजेस की जरूरत है तो मैं वहां पे एक्चुअल में क्या करने वाला हूं, चेंजेस को लेके आने वाला हूं। तो वो चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां तक पहले आप सबको क्लियर होना चाहिए, ये बेसिक फंडामेंटल्स है जो हम लोग ध्यान में रखेंगे अगर बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करना है तो। अब बिजनेस प्लान एग्जीक्यूशन के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ वुमेन। बेसिकली जब हम लोग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, हमारी कंट्री के अंदर अगर हम लोग देखेंगे ना तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी है, बट हाँ डेफिनेटली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें ना तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं। तो कौन से चैलेंजेस है वो यहां पे दिए हुए हैं।
वुमेन एंटरप्रेन्योर नीड टू ओवरकम द चैलेंजेस। अब कौन से चैलेंजेस है, जिसमें सबसे पहले बोला है पेट्रोल सोसाइटी। अगर हम लोग सोसाइटी की बात करें ना, तो सबसे मेन प्रॉब्लम है क्या, जेंडर बायसनेस। मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से ये जो जेंडर बायसनेस है ना, वो चलते आ रही है। और एक चीज समझो, अगर जेंडर बायसनेस है, आप लोग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज ही नहीं कर रहे हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ किसको एनकरेज कर रहे हो, तो जो मेल एंटरप्रेन्योर्स है उन्हीं को आप लोग क्या कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, जो गलत है। जेंडर बायसनेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। अब तो फिर भी थोड़ा कम है पहले के कंपैरिजन में, बट स्टिल बहुत सारे कंट्री के पार्ट्स में आज भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। सेकंड बोला है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी जाती है। सबसे बेसिक अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करता हूं तो एजुकेशन। मोस्टली एजुकेशन अगर आप लोग किसी को प्रोवाइड करते हो, वो इंसान स्किल्ड हो जाता है और वो इंसान अच्छे से बिजनेस कर सकता है या कोई भी काम कर सकता है। बट हमारे वहां पे तो फीमेल एजुकेशन को ही प्रमोट नहीं कर रहे। कुछ कुछ जगहों पे, कुछ छोटे विलेजेस में या उन सब जगह पे अगर देखोगे, अगर आप लोग एजुकेशन को प्रमोट नहीं करोगे तो अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी किसी इंसान को? क्या उसके अंदर के स्किल्स इंक्रीज हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। तो वो एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, अनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर वुमेन। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी सोचना चाहिए। हम लोग अलग अलग नए नए मेथड्स लेके आएंगे, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मेथड ऑफ मार्केटिंग, मेथड ऑफ सेलिंग, सब कुछ। मतलब सिर्फ और सिर्फ, मतलब ऐसा नहीं है कि मेल एंटरप्रेन्योर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, इवन वुमेन के लिए भी हम लोग अलग अलग चीजें सोच सकते हैं, नए नए मेथड लेके आ सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन को लेके हो, मार्केटिंग को लेके हो या सेलिंग को लेके हो, किसी भी चीज को लेके वो लोग भी हर टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर सकते हैं। वो लोग भी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज को लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट, सोशल बैरियर्स। अब सोशल बैरियर्स भी है, मतलब सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि पहले से जो कस्टम्स है, रिचुअल्स है, ये सब चलते आ रहे हैं ना, उसमें वो लोग बहुत ज्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं। से ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं मेल एंटरप्रेन्योर्स को ही हमेशा प्रमोट किया जाता है, वो चीज गलत है। सोशल बैरियर, ये जो कस्टम्स है ना जो पहले से चल रहे हैं, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। नेक्स्ट, एटीट्यूड ऑफ क्रेडिटर्स टुवर्ड्स द वुमेन। जो भी क्रेडिटर्स है उन लोगों का जो एटीट्यूड होता है ना, वो बहुत अलग होता है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। उनको ऐसा लगता है कि यार अगर इसने पे नहीं किया तो अभी हम लोग इनको गुड्स दे देते हैं या लोन दे देते हैं, लेकिन पेमेंट नहीं कर पाए वो लोग तो क्या होगा। जबकि एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, तो जो बैड डेट अपने बोलते हैं कि भाई पैसा डूब गया, वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के केस में बहुत कम होता है। मोस्टली जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, वो आपका जो पैसा है वो आसानी से टाइम टू टाइम रीपे करते ही करते हैं, लेकिन फिर भी क्रेडिटर्स का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा अलग है, जो गलत चीज है। तो वो हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये एक और चैलेंज है आज के टाइम में। एंड लास्ट वन, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होना चाहिए, जो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अगर प्रॉपर तरीके से एजुकेशन मिल जाती है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो वो लोग भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आ सकते हैं, उनको भी बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स मिल सकते हैं। हम लोगों को कोशिश यही करनी है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से कहां पे लेके आएंगे, हम लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लेके आएंगे, जहां पे सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो रहा है सब कुछ। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, ये बेसिक बेसिक चैलेंजेस है जो कौन फेस कर रहा है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फेस कर रहे हैं। सो यहां पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को चैप्टर क्लियर हुआ होगा, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।